हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल कैप्सूल्स में। और हम वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था इट वाज बुक वैल्यू। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेटेबल वैल्यू क्या होती है। रेटेबल वैल्यू इज़ द नेट एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज़ obtained आफ्टर डिडक्शन द अमाउंट ऑफ ईयरली रिपेयर्स फ्रॉम द ग्रॉस इनकम। तो रेटेबल वैल्यू बेसिकली होती क्या है हमारी, इज़ द नेट एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो आपको रेंट मिल रहा है, ठीक है, जो आपका वहाँ से इनकम आ रही है, जो आपको रेंट साल का जो रेंट मिल रहा है, दैट इज़ योर रेटेबल वैल्यू विच इज़ ऑब्टेन, जो मिलता है हमें डिडक्ट करने के बाद। किसको डिडक्ट करना है आपने, जितना भी आपने साल में रिपेयर किया है वहाँ पे रिपेयर में आपका खर्चा जा रहा है फ्रॉम द ग्रॉस इनकम। जितना आपका साल का इनकम है, मतलब वही रेंट जो है, साल का जो रेंट आ रहा है उस रेंट में से आप जितना भी आपने साल में रिपेयर्स किए उसको डिडक्ट कर दीजिए, आपको आपकी रेटेबल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब लेकिन इस वैल्यू के अंदर म्यूनसिपल एंड अदर टैक्सेस आर चार्ज। अब म्यूनसिपल और बाकी टैक्सेस इसके अंदर चार्ज किए जाते हैं किसी सर्टन रेट एट अ सर्टन परसेंटेज ऑन द रेटेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है obsolescence। The value of the property or the structure become less by its becoming out of the date in the style, in the structure, in the design, etc. And this is termed as the obsolescence. An old dated building with the massive walls, arrangements of the rooms not suited in present days and for similar reasons becomes obsolete even if it is maintained in a very good condition, and its value become less due to the obsolescence। अब obsolescence होता क्या, नॉर्मल सी छोटी सी बात है कि बिल्डिंग जो है वो आउट ऑफ फैशन होने लग पड़ती है, आउट ऑफ डेट होने लगती है टाइम के साथ, ठीक है। जो आप देखो पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं वो पुराने स्टाइल से बनी हैं, ठीक है, उनकी अपीयरेंस जो है वो पुराने स्टाइल की है। तो पुराना स्टाइल है तो इसलिए उनकी कीमत जो है उसकी वजह से भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को नया फैशन चाहिए, नए फैशन यानी नई उसकी अपीयरेंस जो है वो आज का जो फैशन है उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो ये भी वैल्यू के ऊपर अफेक्ट करती है। तो ये थी आपकी obsolescence। अब बात करते हैं एन्युइटी की। एन्युइटी क्या होती है? एन्युइटी इज़ द अमाउंट annual periodic payments for a repayment of the capital amount invested by a party. These annual payments are either paid at the end of the year or at the beginning of the year, usually for a specified number of the years। सिंपल सी बात है, एन्युइटी होती क्या है? एन्युइटी वो है कि जिस भी आदमी ने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आपने बिल्डिंग बनाई और उसके ऊपर अगर अगर आपने थर्ड पार्टी से पैसा लिया, थर्ड पार्टी आ गई आपकी बैंक, बैंक से पैसा लिया आपने, अगर बैंक से पैसा लिया है या किसी आदमी से पैसा लिया है तो उसको आपको साल का कुछ पैसा जो है वो देना है अपनी पेमेंट रीपेमेंट्स के लिए, यानी जो आपने लोन लिया है या कुछ भी लिया हुआ है उस पैसे को वापस करना है, तो उसको हम एनुइटी कहते हैं। कह रहा है एनुइटी इज़ द अमाउंट एनुअल पीरियोडिक पेमेंट्स, जो आपको इस साल की पेमेंट्स देनी है फॉर रीपेमेंट्स ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड, जो रीपे करने के लिए जो कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड है बाय द पार्टी। दीज एनुअल पेमेंट्स आर आइदर पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। और इस तरह की जो एनुअल पेमेंट्स हैं या तो ये पे की जाती हैं साल के अंत में या फिर शुरुआत में, यूजली फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द ईयर्स। इफ़ द अमाउंट ऑफ द एनुइटी इज़ पेड फॉर अ डेफिनेट नंबर ऑफ द पीरियड्स और ईयर्स, इट इज़ नाउन एज द एनुइटी सर्टन। अगर तो एनुइटी को किसी डेफिनेट नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए हम या कुछ सालों के लिए आप पे कर रहे हो, यानी आने वाले 10 साल तक आपको इसको पे करना है, तो इसे हम एनुइटी सर्टन कहते हैं, ठीक है। इफ़ द अमाउंट ऑफ द एनुइटी इज़ पेड एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड ऑफ द ईयर, अगर हमें इसको हर साल की शुरुआत में पे करना है, एंड पेमेंट्स कंटिन्यूड फॉर डेफिनेट नंबर ऑफ पीरियड, अगर जो पेमेंट है वो कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ पीरियड के लिए हो, इट इज़ नाउन एज एनुइटी ड्यू, इसको हम एनुइटी ड्यू कहेंगे, ठीक है। इफ़ द पेमेंट्स ऑफ द एनुइटी बिगन्स एट सम फ्यूचर डेट आफ्टर अ नंबर ऑफ ईयर्स, दिस इज़ नाउन एज अ डेफर्ड एन्युइटी। अगर इफ़ द पेमेंट ऑफ एन्युइटी बिगन्स एट सम फ्यूचर, अगर
ये फ्यूचर डेट में अगर इसकी शुरुआत होगी, ठीक है, अगर हमें पेमेंट्स फ्यूचर में स्टार्ट करनी है आफ्टर अ नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ सालों के बाद, दिस इज़ नाउन एज द डेफर्ड एन्युइटी, इसको डेफर्ड एन्युइटी कहेंगे। और नेक्स्ट आता है इफ़ द पेमेंट ऑफ एन्युइटी कंटिन्यू फॉर अ डेफिनेट पीरियड, अगर ये इनडेफिनेट पीरियड, अगर हमें समय का नहीं पता कि कितने सालों तक ये चलने वाली है, इट इज़ नाउन एज द परपेचुअल एन्युइटी, इसको परपेचुअल एन्युइटी कहेंगे। थ्रू एन्युइटी मीन्स एनुअल पेमेंट, द अमाउंट ऑफ द एन्युइटी may be paid by 12 monthly installments or quarterly और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो थ्रू एनुइटी मीन्स एनुअल पेमेंट, जो आपने साल में पेमेंट करनी है। अमाउंट जो है एनुइटी का वो 12 महीने भी पे किया जा सकता है, क्वार्टरली भी पे किया जा सकता है, और यहाँ हाफ ईयरली भी पे किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, प्रॉपर्टी की कैपिटल कॉस्ट क्या होती है। कैपिटल कॉस्ट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द लैंड और द ओरिजिनल टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू पोजेस प्रॉपर्टी। It is the property's original cost and does not change while value of the property is present, is the present cost which may be calculated by the methods of the वैल्यूएशन। तो कैपिटल कॉस्ट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, ये टोटल कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की, जितना पैसा कंस्ट्रक्शन में लगा उसको हम कैपिटल कॉस्ट कहते हैं, इंक्लूडिंग लैंड, जिसमें हमारी लैंड आती है, ठीक है, लैंड भी इंक्लूडिंग है, जितना हमने कंस्ट्रक्शन में लगाया और आपने लैंड खरीदने में लगाया, दैट इज़ द कैपिटल कॉस्ट। और द ओरिजिनल टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू पोजेस द प्रॉपर्टी, जितना हमें, ये ओरिजिनल अमाउंट है हमारा, ठीक है, प्रॉपर्टी का। इट इज़ प्रॉपर्टीज ओरिजिनल कॉस्ट, ये प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कॉस्ट है। एंड डज नॉट चेंज, और ये चेंज नहीं होती, जो आपने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था वही है ओरिजिनल कॉस्ट इसकी, जिसमें लैंड भी इंक्लूडेड। वाइल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज़ द प्रेजेंट कॉस्ट, वैल्यू क्या है, वो उसकी प्रेजेंट कॉस्ट है, अभी जो उसका जो कीमत चल रही है, दैट इज़ द वैल्यू विच मे बी कैलकुलेटेड बाय मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, जिसको हम वैल्यूएशन के मेथड से, वैल्यू को वैल्यूएशन के मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन कैपिटल कॉस्ट तो वो है जो उसके ऊपर हमने लगा। कैपिटल वैल्यू, द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज द अमाउंट ऑफ मनी whose annual interest at the highest prevailing rate of interest will be equal to net income from the property. The capitalized value of property is the amount of the money. Capitalized value का मतलब हो गया कि आपको प्रॉपर्टी की जगह पे प्रॉपर्टी को पैसों की भाषा में अगर सोच कर देखो कि पैसा वो कितने पैसों की, अब गाड़ी है 6 लाख की है तो 6 लाख को अलग कर दो, गाड़ी को अलग कर दो, ठीक है। अब उसी तरह से आपका घर है, घर भी प्रॉपर्टी है, तो घर आपको जो नज़र आ रहा है, अगर हम उसको पैसों की भाषा में देखें तो घर 50 लाख का घर है तो 50 लाख को अलग कर दो। अगर उसी 50 लाख पे मुझे पैसा कमाना हो तो और भी तरीके हैं उससे पैसा कमाने के, आप उसको बैंक में रख सकते हो, आप उसको किसी को लोन दे सकते हो, सो मैनी मेथड्स। तो यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि इस पैसे से अगर मैं किसी और मेथड से पैसा कमाता, पैसे से पैसा कमाता, यानी इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू को अगर मैं किसी और मेथड से देखता हूँ, मतलब इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर चलें, 10% है, 20% है, तो जितनी मेरी ये प्रॉपर्टी पैसा कमा रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो पैसा कमाएगी, उसका वैसे वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर आप उसको रेंट वगैरह पे दे रहे हो तो साल में वो पैसा जो कमा रही है, अगर उतना ही पैसा मुझे जितना प्रॉपर्टी की कीमत थी उसको अगर मैं किसी और मेथड से पैसा कमाऊँ तो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं जितना ये इनकम साल का कमा रही है मैं पैसे से कमा सकता हूँ। यानी 50 लाख अगर मुझे घर नहीं बनाना, मैं किसी और मेथड से कमाऊँ तो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि अगर आप 100 रुपया जमा करवा रहे हो तो अगर मैं 1 रुपया कहता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब है आपका 100 रुपया एक साल में 1 रुपया कमाएगा, ठीक है। तो यानी साल के बाद आपके पास 101 रुपये होंगे। अगर मैं कहता हूँ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब साल के बाद आपको 100 रुपये की जगह 110 रुपये मिलेंगे। उस तरह से अगर मैं कहता हूँ जी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% है, अगर 50 लाख आपका साल का 50,000 कमा रहा है या 5 लाख कमा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका घर 50 लाख की प्रॉपर्टी आपकी 5 लाख कमा रही है, दैट मीन्स 5 लाख जो है उसका 10% है। तो अगर मुझे 50 लाख किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना है तो मैं 5 लाख कमाने के लिए कितना मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, वो तो मुझे 10% ही चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है।
तो यानी अगर मैं 50 लाख किसी को दूं तो उसको कहूं अगर साल में तू मेरे को 55 लाख वापस करेगा, तो दैट इज़ द मेथड। तो वही पूछ रहा है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ, सॉरी, द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज द अमाउंट ऑफ द मनी हुज एनुअल इंटरेस्ट, ये वो अमाउंट है मनी का जिसका एनुअल इंटरेस्ट हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हम लेकर चलते हैं तो ये इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी के बराबर हो जाता है, यानी नेट इनकम जो साल की वो कमा रहा है उसके बराबर हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाती है। एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर देखेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फैचिंग अ नेट एनुअल रेंट ऑफ ₹1000 एंड द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल्ड बीइंग 5% इज एज फॉलोज। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब ये कह रहा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपने इमेजिन करो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मैंने आपको कह दिया कि एक गाड़ी है या घर है, वो जितने का भी है उतना अमाउंट आप अलग कर दो, ठीक है। उसको अब अमाउंट की भाषा में देखो, गाड़ी को गाड़ी नहीं देखो, अब गाड़ी को पैसों के हिसाब से देखो कि वो कितने पैसे हैं। गाड़ी या घर, घर मैंने कहा 50 लाख, तो 50 लाख को हमने अलग कर दिया। यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू वही है प्रॉपर्टी की पैसे की भाषा में। फैचिंग अ नेट एनुअल रेंट ऑफ ₹1000, अब साल में वो प्रॉपर्टी 1000 रुपये कमा रही है, साल का 1000 रुपये कमा रही है। एंड द हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट बीइंग 5%, यानी 5%। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू कुछ है, हमें नहीं पता, लेकिन ये है। और इसके ऊपर जब हमने 5% इंटरेस्ट लगाया तो हमें साल में 1000 रुपये मिल रहे थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 100 रुपये पे आप 1 रुपया कमा रहे हो या 100 रुपये पे आप 10 रुपये कमा रहे थे। यहाँ पे ये कुछ अमाउंट है, जैसे 100 रुपया था हमारा, वैसे ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी कोई अमाउंट है, उसके ऊपर हम 1000 रुपये कमा रहे हैं साल में। और इंटरेस्ट भी उसने दिया कि 5% इंटरेस्ट के हिसाब से आप 1000 रुपये कमा रहे हो। अब बताओ जी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी थी। तो सिंपल सा है, अगर मैं 5% इंटरेस्ट के हिसाब से 1000 रुपये कमा रहा हूँ, यानी 5% उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू की का 5% कितना बन रहा है, 1000 रुपये बन रहा है, ठीक है। 5%, ठीक है, 5% हो गया 100 पे 5 रुपये, हर 100 पे 5 रुपये, ठीक है। टू गेट ₹1000, अगर मुझे 1000 रुपये इंटरेस्ट टू गेट ₹1000 इंटरेस्ट, अगर मुझे 1000 रुपये इंटरेस्ट चाहिए तो मेरी कैपिटल वैल्यू किसके बराबर होगी। अब कैपिटल वैल्यू सिंपल सा है, 5% था आपका, तो ये 100/5 कैसे आया। अगर मुझे कैपिटल के ऊपर मतलब कैपिटल, हम क्या करते हैं यूजुअली जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको परसेंटेज के साथ। तो परसेंटेज होता है 5/1000 हो गया, उसको कैपिटल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 1000 आ जाता। लेकिन यहाँ पे कैपिटल वैल्यू जो है वो दूसरी साइड है, आप देख लो। कैपिटल वैल्यू इज इक्वल टू, कैपिटल वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना था रेट ऑफ इंटरेस्ट से, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अब मेरे पास है और मेरे पास वो अमाउंट भी है, वो इंटरेस्ट भी है जो मुझे मिल रहा है 1000। तो मैंने यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट को दूसरी साइड ले गया, तो ये घूम गया, 100 ऊपर चला गया, 100 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ, तो हमारे पास जो साल का उसका वो आ रहा है ₹20,000, वो निकल गया। तो इसका मतलब अगर मैं उस प्रॉपर्टी की जगह पे अगर मैं 20,000 रुपये किसी को दूं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो वो भी 1000 रुपये ही कमाएंगे। तो पैसे, कितने पैसे मुझे चाहिए, जितनी इनकम वो प्रॉपर्टी कमा रही है उतनी ही इनकम लाने के लिए, और किसी हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर मैं 20,000 रुपये जमा करवाता हूँ तो मुझे 1000 रुपये ही वापस मिलेंगे, यानी जितने वो प्रॉपर्टी कमा रही है उतने ही मैं 20,000 रुपये से कमा सकता हूँ। 20,000 रुपये अगर 5% पे दिए जाएँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है 5%। अगर आप परसेंटेज, ये जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें अगर आप चेंजेस लाते हो तो आपका ये जो अमाउंट है, कैपिटल वैल्यू है, ये भी चेंज हो जाती है। अब ये कह रहा है इन शॉर्ट कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज़ नेट एनुअल इनकम इनटू ईयर परचेस। अब शॉर्टकट में बात की जाए तो नेट एनुअल इनकम जो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, ये नेट एनुअल इनकम यानी साल में जो पैसा हमारी इनकम आ रही है उसको ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये ईयर परचेज क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी फ़िलहाल इस एग्जाम्पल इसको ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। फॉर द सेम नेट इनकम इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 8%, अगर हम नेट इनकम हमारी कितनी थी,
1000 थी ना साल की, 1000 रुपये हम साल का कमा रहे थे। कह रहा है अगर 1000 रुपये अगर आप साल के कमा रहे हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, तो आप क्या करो, 1000 को 100/8 से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट आपका 12,500 हो जाएगा। यानी साल में अगर आप बैंक में 12,500 जमा करवाते 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपको 1000 रुपये मिलते। यहाँ पे ये है कि अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया, 5 से आपने 8 कर दिया यानी बढ़ा दिया, तो आप देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू घट गई। तो यही बोल रहा है, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिल्ट प्रॉपर्टी गोज डाउन। जो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो नीचे चली जाएगी। ऑब्वियसली द रेंट शैल हैव टू गो अप, तो हमारा रेंट जो है उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।